नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटी के 40 नए प्रश्नों के संग्रह प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 23, 25 या 22 भाषाओं को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मूलतः जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा तथा 2003 में संथाली, डोंगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर लिया गया है। और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है और संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में पहले उल्लिखित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि इसमें से ना ही 47वां संविधान संशोधन, ना ही 42वां संविधान संशोधन और ना ही 40वां संविधान संशोधन होगा। वो कौन सा होगा? 44वां संविधान संशोधन होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता है वो है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। और वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों की कुल जो संख्या है वो 11 है और 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि पहले 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता है? समानता के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, या फिर व्यवसाय के आधार की गारंटी नहीं देता है, या फिर स्वाधीनता के अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो व्यवसाय के अधिकार की गारंटी आपको नहीं देता है। बाकी समानता का अधिकार आपको है, स्वाधीनता का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी 4 आपको अधिकार, मतलब कई सारे अधिकार आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो अमेरिका के संविधान से आपको वहाँ पे लिया गया है। मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या है और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि यदि लोग एक विशेष समूह के हैं और केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति उनको नहीं दी जा रही है तो इसे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का हम उल्लंघन कहेंगे। ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार
रहे हैं, यानी कि इसका वहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो भारत के संविधान में निर्धारित किया गया है उसके अनुसार कितना होना चाहिए? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए। यानी कि नगर पालिका का सदस्य, ग्राम सभा का मुखिया या प्रधान और ग्राम सभा के अंदर जो बीडीसी या फिर जो सदस्य वाली जो प्रत्याशी होते हैं, इनका एज कितना होता है? 21 ईयर होता है। इसके आगे जब आप जाएंगे और एमएलए और एमपी के लिए जाएंगे तो आपको 25 ईयर का एज होता है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 सालों की उम्र होती है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 सालों की उम्र होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में उल्लिखित है या फिर मतलब कहाँ उल्लिखित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। किस में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाती है, बीच में भी भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके 2/3 जो सदस्य होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। और 79 में आपका संसद है, 80 में राज्यसभा है, और 81 में अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा है। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत करते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं जो कला से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कर रहे हो? वो अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो जिन्होंने, उनको वो इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं, या फिर ऐसे लोगों को वो मनोनीत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? यानी कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और दमन दीव, दादर नागर हवेली और पांडिचेरी, इनमें से किसमें जो है विधानसभा है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में या दादर और नागर हवेली में? तो इन तीनों में से जो विधानसभा है वो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में है, जहाँ के केजरीवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 70 सीटों की संख्या है। और पौंडीचेरी विधानसभा में 30 सदस्यों का प्रावधान है, जो भारत का सबसे छोटा विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी विधानसभा का प्रावधान है। और भारत का सबसे बड़ा विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 403 है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? वीपी सिंह की, चौधरी चरण सिंह की, कि मोरारजी देसाई की, क्या उपरोक्त में से एक से अधिक लोगों की, या फिर किसी भी के भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय मोरारजी देसाई की जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 10 अप्रैल 1995 को हुआ था। और मोरारजी देसाई जो है 1977 से 79 के बीच प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की गठन किए थे। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनका जो उम्र है वो 80 वर्ष से अधिक था, यानी कि मोदी जी से भी वो क्या थे? अधिक उम्र के थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। और मोरारजी देसाई भारत का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित एक भारतीय हैं। मतलब ये पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशाने पाकिस्तान, उससे ये सम्मानित होने वाले भारतीय हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 48A जोड़ा गया है और अनुच्छेद 48 के कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत दुधारू एवं भारवाहक पशु के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को कार्य करना चाहिए और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत गौ हत्या पर प्रतिबंध यानी कि पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को देती है। और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है जिसकी संख्या कितनी है? 11 है। और ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है इसी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954 में। यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जो है वो 1954 में जोड़ा गया था। यानी कि आफ्टर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1954 में 35A जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट देता है ये 1954 में 35A जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी का राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की थी और फरवरी 1946 ईस्वी में एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की और कैबिनेट मिशन दिल्ली में 24 मार्च 1946 में आया और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हो गया और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान का भाग 6 में जो अनुच्छेद 168 से 212 है ये राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों इन सभी से क्या है? ये संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दीफू दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? यानी कि दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल वाली श्रेणी में, अरुणाचल वाले हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम वाले हिमालय में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? हिमालय की बात कर रहा है कि किस वाले हिमालयी रीजन में या किस हिमालयी क्षेत्र में ये दीफू दर्रा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीफू दर्रा जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय क्षेत्र में, यानी कि अरुणाचली हिमालय क्षेत्र में है। इसके साथ मैं आपको कुछ दर्रे बता दूं और इनका ये दर्रे किस राज्य में है ये मैं आपको बता दूं। तो बोमडीला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में जो सबसे प्रसिद्ध दर्रा है वो जेलपला है, और हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रा है, और जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल दर्रा है, लद्दाख में जोजिला दर्रा है, उत्तराखंड में माना नीति और लिपुलेख है, और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 148 जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे, यानी कि
राष्ट्रपति भी थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पृथक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा ने किया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश कर दिया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी कि 12 दिन कम आयन में इसमें कुल 3 साल लगे थे और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? गृह मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, या विदेश मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला लेते हैं। और राज्य मंत्री कौन होते हैं? जो कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसे आमतौर पे उसी मंत्रालय का विशेष जिम्मेदारी सौंपा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तथा इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रसिया से या फिर यूएसएसआर से हमारा जो है वो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगी, या भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के 2 भागों में क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। आखिर लॉर्ड माउंटबेटन वाला प्लान तो यही था ना कि स्वतंत्रता अधिनियम के मतलब आपको आज़ादी दी जाएगी और भारत को क्या कर दिया जाएगा, 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? यानी कि ये जो मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं इनमें मैक्सिमम स्टेटों में केवल 1 सीटें हैं। तो ये पूछ रहा है कि मेघालय, सिक्किम, मिजोरम में से कौन सी ऐसी लोकसभा है जहाँ पे, या फिर कौन सा एक स्टेट है जहाँ पे 1 से अधिक सीटें हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 1 से अधिक जो है वो लोकसभा की सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से। यानी कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जाए, पूरी तरह से बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, या संशोधित नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त में से 1 से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में केशवानंद भारती केस जो था वो उसमें इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। और 1960 वाले बेडूवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन 1973 में क्या कहा गया केशवानंद भारती वाले केस में कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? तो एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार जो है वो सभी सरकारी कार्य करती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकात्मक राज्यों का मतलब जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जो संघ शासित राज्य होते हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट वाली सरकार केरला में बनी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्री
पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से संयुक्त प्रांत एक ऐसा प्रांत था जहां का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है फैक्ट्रियों वाला राज खत्म हो गया और यहाँ पे महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद अब भारत जो है वो ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से यह यहाँ पे शासन किया जाएगा। ये कब कहा गया? 1858 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संदर्भ में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951 से लेके 1952 में आयोजित किए गए थे, यानी कि 47 में आज़ादी के बाद तुरंत यहाँ पे सरकार नहीं बन पाई थी, उसके लिए चुनाव कराना जरूरी था। तो कुछ दिनों तक जो है अंतरिम गवर्नमेंट सरकार चलाई और 51-52 में चुनाव हुए, उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जीबी मावलंकर एक ऐसे स्पीकर थे जिनका पद पे रहते ही कम हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जीबी मावलंकर जी जो हैं वो 1952 से लेकर 1956 तक स्पीकर थे और इनके मरने के बाद, यानी कि इनके डेथ के बाद जो है वो M.A. आयंगर को क्या बनाया गया? स्पीकर बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इस प्रावधान को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रावधान को क्या कहा जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रावधान को हम न्यायिक समीक्षा कहेंगे, यानी कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी कि संसद अगर किसी कानून को पारित किया है और वो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें वो व्यवधान प्रकट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है उसका, तो उसके पास जो है न्यायपालिका के पास ऐसे कानूनों को रद्द करने का शक्ति है। इस प्रावधान को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक किसान बिल आया था जिसको रोक दिया था, इसी न्यायिक समीक्षा के तुरंत न्यायपालिका ने क्या कर दिया था? उसे रोक दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? तो गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो सीमा सुरक्षा बल होता है और सीआरपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है और सीआईएसएफ का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। आईटीबीपी का भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल, एनएसजी का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एआर का असम राइफल्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो ये था आज का हमारा 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching.